हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोणीय संवेग के बारे में। इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको रेखीय संवेग के बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। रेखीय संवेग का मतलब होता है जब कोई वस्तु रेखीय गति कर रही हो तो द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल वो रेखीय संवेग कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, इसका क्या फार्मूला है, क्या मात्रक है, क्या इसकी विमा होगी, और साथ में ये भी जानेंगे कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच क्या रिलेशन होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले जानते हैं कोणीय संवेग का मतलब। तो कोणीय संवेग का मतलब होता है कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो तो पिंड चूंकि बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, तो प्रत्येक कण का रेखीय संवेग अगर हमको पता है तो सभी कणों का अगर रेखीय संवेगों का आघूर्ण अगर लें, सभी कणों का जितने भी कण हैं उस पिंड के जो उस घूर्णन के परितः घूम रहे हैं, तो उन सभी कणों के रेखीय संवेगों का जो आघूर्ण होता है उन सबको जोड़ दें तो उस पूरे पिंड का कोणीय संवेग निकल आएगा। यानी रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को उस पिंड का कोणीय संवेग कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हैं। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है तो पिंड के कणों के रेखीय संवेग, यानी हर एक कण, पिंड का प्रत्येक कण का रेखीय संवेग का आघूर्ण घूर्णन के परितः ज्ञात करते हैं। कोणीय संवेग का घूर्णन के परितः आघूर्णों के का जो योग होता है उस पिंड का घूर्णन के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। तो अब आघूर्ण कैसे निकालते हैं? तो आघूर्ण निकालने मतलब होता है जैसे बल का आघूर्ण कैसे निकालते हैं हम लोग, बल गुणते उस बल की घूर्णन से दूरी कितनी है। रेखीय संवेग का आघूर्ण निकालना है तो उस कण का रेखीय संवेग कितना है और इंटू कर देंगे उस कण की घूर्णन से दूरी कितनी है। तो यानी रेखीय संवेग किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? P से, ठीक है ना। और P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया हमने, उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे कि माना किसी कण का रेखीय संवेग P है, किसी कण का, मान लीजिए जो पिंड हमारे पास है वो किसी भी आकृति का वाला पिंड है हमारे पास, ये पिंड इस अक्ष के परितः घूम रहा है। तो इस पिंड, ये तो हमारा क्या हो गया, घूर्णन अक्ष, और ये पिंड है बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ। मान लीजिए एक कण है जिसका द्रव्यमान है m1, घूर्णन से दूरी है r1। दूसरा पिंड है, दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान है m2, घूर्णन से दूरी है r2। तीसरा कण है जिसका द्रव्यमान है m3, घूर्णन से दूरी है r3। ऐसे करके बहुत सारे कण हैं, असंख्य कण होंगे इसमें। एक कण का संवेग, इस कण का संवेग कितना होगा? अगर इसका वेग अगर v है और द्रव्यमान अगर m अगर मान लें तो m इंटू v, ये रेखीय संवेग हो गया। रेखीय संवेग का आघूर्ण निकालना है तो रेखीय संवेग कितना है, इस कण का मान लेते हैं p1 है। तो p1 इंटू घूर्णन से दूरी कितनी है r1, p1 इंटू r1, इस कण का जड़त्व आघूर्ण हो गया, सॉरी इस कण का कोणीय संवेग आ गया। तो हमारा मतलब रेखीय संवेग का आघूर्ण कैसे निकालेंगे? रेखीय संवेग इंटू उस कण की घूर्णन से दूरी कितने से गुणा करेंगे। बिल्कुल सेम उस तरीके से बल आघूर्ण से निकालते हैं, बल गुणते दूरी। ऐसे रेखीय संवेग आघूर्ण कैसे निकालेंगे? रेखीय संवेग इंटू दूरी। तो अगर बल आघूर्ण निकालना है तो बल गुणते दूरी कर देंगे तो टाउ के बराबर हो जाता है। और अगर रेखीय संवेग का अगर हम दूरी के साथ गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है? उसका कोणीय संवेग। तो इस कण को कितना हो जाएगा? p1 इंटू r1, इस कण का p2 इंटू r2, इस कण का p3 इंटू r3। तो सबको जोड़ देंगे तो कुल संवेग, कुल कोणीय संवेग आ जाए कितना होगा। उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? J से। इसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर का J। तो अगर हम एक कण की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, फिर जब डेरिवेशन करेंगे तो हम सभी कणों को कंसीडर कर लेंगे। तो यदि मान लेते हैं यदि किसी कण का रेखीय संवेग P है और इस कण की घूर्णन से दूरी है अगर r, इस कण की बात करें तो इस कण का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? J बराबर r इंटू P। यानी एक कण की बात करें तो P1 इंटू r1, दूसरे में P2 इंटू r2। तो एक कण की हम यहाँ बात करें तो एक कण जिसका संवेग है रेखीय संवेग, इसका सूत्र क्या होता है? m इंटू v। उसकी वैल्यू अगर P है
और उसकी गुणन से दूरी कितनी है उस कण की r, तो दोनों मल्टीप्लाई करा दो तो क्या निकल आएगा उस कण का कोणीय संवेग। तो j इक्वल टू हो जाएगा r इंटू पी। इसको अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहें, जहां में वेक्टर रूप लिखने के लिए आता है, तो वेक्टर रूप अगर लिखना चाहें तो सब वेक्टर लगा दो, j वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये इसका वेक्टर रूप कहलाता है। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, यानी कोणीय संवेग का मात्रक। मात्रक क्या लिखेंगे सूत्र के बाद बताओ जरा। जे कोणीय संवेग है, आर दूरी है, पी रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग का मात्रक तो पता है किलोग्राम, पता है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये तो पी का मात्रक हुआ। अब दूरी और मल्टीप्लाई करना, मीटर और गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये इसका कोणीय संवेग का मात्रक होता है। इसको हम लोग जूल सेकंड भी कहते हैं, जूल सेकंड, इसका अन्य मात्रक हो गया जूल सेकंड। दोनों ऐसा पद्धति के मात्रक हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या जूल सेकंड। ठीक है, ये कोणीय संवेग का मात्रक हो गया। अगर विमा लिखना चाहें इसकी कोणीय संवेग की विमा क्या हो जाएगी, यानी विमीय सूत्र इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, यानी उसकी यूनिट के हिसाब से आप लगा सकते हैं विमा। तो किलोग्राम की जगह m, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर और t ऊपर जाएगा तो -1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी -1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। आप इससे निकाल सकते हैं जूल सेकंड से भी। और कोणीय संवेग, जिससे रेखीय संवेग सदिश राशि होता है, तो कोणीय संवेग भी, कोणीय संवेग एक सदिश राशि, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कोणीय संवेग का मात्रक, उसकी विमा, और वो एक सदिश राशि। नोट कर लीजिए, डेफिनेशन है ये। उसके बाद हम जानेंगे जरा कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण के बीच क्या रिलेशन होता है। नोट कर लो, हेडिंग लगाइए, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग यानी जे, तथा जड़त्वाघूर्ण आई में संबंध, ये रिलेशन हमको निकालना है। कैसे ज्ञात किया जाए, तो मान लेते हैं पिंड ये घूम रहा है इस गुणन अक्ष के परितः। ठीक है, ये चित्र तो आप यही शामिल कर लिए, पिंड हो गया, इसके कण हो गए ये, और कण की दूरियां लिखी r1 r2, तो इसकी भाषा लिख लेते हैं हम लोग। माना एक पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर, ये हमने मान लिया। माना एक पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। अब ये देखो जरा, नियत कोणीय वेग जो हमने लिखा ओमेगा उससे गति कर रहा है, तो क्या सकते रेखीय वेग भी क्या नियत होंगे, क्या पिंड का कोणीय वेग तो नियत हो गया, तो सभी कणों का भी कोणीय वेग नियत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। घूर्णन गति में
अगर पिंड का वेग जितना बढ़ता है उस सभी कणों का वेग बढ़ेगा, अगर घटेगा तो सभी कणों का वेग घटेगा। तो अगर नियत कोणीय वेग अगर मान लिया है तो सभी कण जितना एक कण घूमेगा उतना दूसरा कण घूमेगा, उतना तीसरा कण घूमेगा, तो सबके कोणीय वेग क्या होंगे, नियत होंगे। लेकिन रेखीय वेग सबके अलग अलग होंगे। रेखीय वेग क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन हमको पता है, वो दूरी पर निर्भर करता है। रेखीय वेग v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इसका आर सबके अलग अलग, कोणीय वेग तो सबका सेम होगा, तो जितने कोण से एक कण घूम रहा है उतने कोण से भी घूम रहा है, तो कोणीय वेग तो सबका सेम, लेकिन रेखीय वेग सबके अलग अलग होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक कण की तरह बात करेंगे पहले। तो पिंड के एक कण का द्रव्यमान m1 तथा इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r1, तो इस कण का रेखीय वेग कितना हो। रेखीय वेग, इस कण का रेखीय वेग से लिखते हैं हम लोग v से। इस कण की बात कर रहे हैं तो v1 सूत्र क्या होता है, सूत्र आप ध्यान रखना, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ये मेन फार्मूला है। रेखीय वेग v, कोणीय वेग ओमेगा, और दूरी है उस कण की, r जो है उस कण की दूरी है। तो दूरी कितनी वाले इस कण की बात कर रहे हैं, तो दूरी है r1 और उसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। ओमेगा तो सभी कणों का सेम होगा, ठीक है ना। तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा। इस कण का रेखीय वेग हमने निकाल लिया, तो जरा इस कण का संवेग कितना हो जाएगा। इस कण का रेखीय संवेग, संवेग जनरली मतलब होता है रेखीय संवेग। इस कण का रेखीय संवेग, इस कण का रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, मान लो p1 है। p1 बराबर क्या, रेखीय संवेग कैसे निकालते हैं हम लोग, द्रव्यमान गुणित वेग। उस कण का द्रव्यमान कितना, उस कण का वेग कितना, तो रेखीय वेग कितना निकाला हम लोगों ने, r1 ओमेगा, और द्रव्यमान कितना माना है, m1। तो p1 का मान कितना हो जाएगा, जरा ये v1 की वैल्यू यहां लगा दो, m1 और m1 दिए हो गया, v1 आपको लगाना है r1 ओमेगा। ये कर लिया हम लोगों ने। इस कण का हमने रेखीय संवेग निकाल लिया। अब जरा इस कण का इस रेखीय संवेग का जरा आघूर्ण निकालो, तभी तो कोणीय संवेग निकलेगा। तो निकालो आगे, इस रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, अब जो आघूर्ण होता है वही कोणीय संवेग होता है। तो इस रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के प्रति आघूर्ण कितना हो जाएगा, जो आघूर्ण होगा वो किस बराबर हो जाएगा, कोणीय संवेग के बराबर। तो मान लेते हैं वो कोणीय संवेग कितना है, J1, और J इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ा है, पीछे R क्या होता है, R इंटू P, R1 इंटू P1। ये तो आएगा, संवेग कैसे निकालेंगे, उस कण का रेखीय संवेग इंटू उस कण की दूरी कितनी है। तो उस कण का रेखीय संवेग कितना है, P1, दूरी है R1। ये जरा P1 की वैल्यू यहां लगा दो, तो इसका रेखीय संवेग कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, R1 तो रहेगा ही, इंटू P1 कितना है हमारा, M1 R1 और ओमेगा, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं J1 इक्वल टू हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर और इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। एक कण का निकाल लिया हम लोगों ने, निकाल लिया एक कण का। इसको नोट कर लो जरा इतनी भाषा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, J1 इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ये निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। ये तो एक कण की बात हो गई इतनी। अब जरा इसी प्रकार
इसी प्रकार अन्य कण जो है इनका द्रव्यमान m2, दूरी है r2, तीसरा कण वो m3, दूरी है r3, ऐसे करके जितने भी असंख्य कण है सबका कोणीय संवेग निकालो। इसी प्रकार अन्य अणुओं का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा जरा J2। दूसरे कण की बात करें m2 r2 स्क्वायर ओमेगा तो सब कणों का सेम होगा, ठीक है, केवल द्रव्यमान और दूरी चेंज करना है। J2 = m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। इसी प्रकार जरा तीसरे कण की बात कर लो m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। J4 मतलब चौथा कण है m4 r4 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। जितने भी कण हैं इसी प्रकार से आगे चले जाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा, कुल संवेग कितना हो गया, पिंड का कुल संवेग, कुल कोणीय संवेग। पिंड का कुल कोणीय संवेग कितना हो गया, J = एक कण का निकाला, दूसरे कण का निकाला, तीसरे का निकाला, ऐसे करके सब कणों को निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो निकल आएगा कुल कितना सब कोणीय संवेग होगा। तो पिंड का कुल कोणीय संवेग कितना होगा, J = क्या लिखेंगे हम लोग, J1 + J2 + J3 + J4 एंड सो ऑन। जितने भी कण हैं सबका कोणीय संवेग निकाल करके सबको जोड़ देंगे तो कुल संवेग निकल आएगा। तो J = J1 की वैल्यू लगाओ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। इसमें देखो कॉमन आ रहा है ओमेगा, तो ओमेगा कॉमन ले लो, क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये बाहर कॉमन रहेगा ओमेगा। ऐसा लिख सकते हैं या इसको लिखा जा सकता है J = सिग्मा mr स्क्वायर। ये जड़त्व आघूर्ण डिफिनेशन में आता है ना, द्रव्यमान होते गुणन से दूरी के वर्ग का गुणा कर करा देते हैं तो क्या निकलता है उस कण का जड़त्व आघूर्ण। एक कण का जड़त्व आघूर्ण, दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण, तीसरे का जड़त्व आघूर्ण, सबको जोड़ देंगे तो कुल जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सिग्मा mr स्क्वायर से इनटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। या ये जानते हैं हम लोग, इधर आ जाए इस तरह। इसका मतलब J = लिखा जा सकता है I ओमेगा। क्यों लिख सकते हैं, ओमेगा तो पहले से है, इसकी जगह आ सकता है ओमेगा। तो इसका मतलब क्यों लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि सिग्मा mr स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, I के बराबर। I क्या है हमारा, जड़त्व आघूर्ण। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, J = I ओमेगा। ये संबंध होता है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण और रेखीय वेग में। अगर ये आपका पूरा लिखा होता है कि कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग में क्या रिलेशन होता है, तो आपको ये रिलेशन करना है। समझ में आ गया। और न्यूमेरिकल के लिए आपको याद रखना है J = I ओमेगा। क्लियर हो गया। इसको याद रखने का तरीका भी हम बता देते हैं। अगर रेखीय गति के सब सूत्र अगर याद हैं तो कोणीय गति के जो सूत्र होते हैं उनको याद करना बहुत कठिन नहीं है। बस आपको कुछ चीजें याद ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग पता है कि रेखीय संवेग का सूत्र पता है, P = होता है m × v। अगर हम बात कर रहे हैं रेखीय की और घूर्णन की, ठीक है ना, रेखीय गति में जो P होता है, घूर्णन गति में वो क्या होता है J। रेखीय गति में जो V होता है वो होता है ओमेगा। रेखीय गति में जो मास होता है वो होता है I। ये जो होता है ना, जो यहाँ A होता है वो होता है यहाँ अल्फा। ये सब चीजें पता है।
बस आपको जो रेखी गति में जो चीजें हैं उसको गुणन में कन्वर्ट कर दो, इस तरीके से उनकी जगह आपको रखनी है। जैसे अगर सूत्र हमको पता है P = होता है m × v, ये देखिए समय का सूत्र है। अगर कोणीय समय लिखना है तो J किसके बराबर हो जाएगा, P किसकी जगह आ जाएगा, P की जगह J हो जाएगा, I जगह M की जगह क्या हो जाएगा, M किससे रिप्लेस करते हैं I से, तो I V किससे रिप्लेस करते हैं ओमेगा से, I ओमेगा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग अभी पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टाउ = I अल्फा निकाला था, उसमें बल का ये कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था कि जो बल रेखी गति में जो बल काम करता है वो F = ma होता है, ये सबको पता है F = ma। यह किससे रिप्लेस हो जाएगा, F किससे रिप्लेस होगा, क्योंकि जो काम बल का है वो घूर्णन गति में वो काम बल आघूर्ण का होता है, तो इसका मतलब बल आघूर्ण, जो बल का काम रेखी गति में होता है वो किसमें होता है, बल आघूर्ण का। टाउ रिप्लेस कर दो बल आघूर्ण से, m ये I के इक्वल हो जाता है और A अल्फा के इक्वल हो जाता है, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया हमने। ऐसे कोई भी फार्मूले आप रिप्लेस कर सकते हैं गुणन गति में। कैसे, केवल आपको ये कन्वर्जन जरा ध्यान रखने इसकी जगह क्या आता है, बाकी जितने भी फार्मूले आप रेखी गति में हैं वो सब गुणन गति में बन जाते हैं। याद रखने का तरीका है, बाकी डेरिवेशन आता है तो आपको उस तरीके से करना है जैसा अभी हमने बताया है। तो आज क्लास हमारी बस समाप्त होती है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।